हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 4 है वेक्टर का, क्लास 12th का। तो हम पिछले क्लास में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर किए थे, जिस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन शायद किए थे उस पर, ठीक है ना, और उसको डिस्कस किए थे। तो उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ वेक्टर ये गिवन है, इफ दिस, ये कोई इक्वेशन हमें गिवन है ना, इक्वल टू 0 और लैम्डा म्यू टी ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें ये फाइंड करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ध्यान दो, ए क्रॉस बी गिवन है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर देगा। तो मान लेते हैं ना कि एक नया वेक्टर देगा जो कि सी है, ये हम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। तो ये वेक्टर सी है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेक्टर सी होगा, जो वेक्टर सी होगा वो वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस पॉइंट को देखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताना मुझे एक बात कि इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या बोल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, सॉरी नॉन कोप्लानर, आर नॉन कोप्लानर बोल सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो वेक्टर सी क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, तो दो में से एक वेक्टर क्या हो गया, यानी कि तीनों वेक्टर तो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, तो इसका मतलब कि तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लानर में है, नॉन कोप्लानर वेक्टर है तीनों। तो ये कैसा केस हो गया, नॉन कोप्लानर किसका केस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस हो गया। ये लीनियरली किसका केस हो गया, इंडिपेंडेंट का। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस होता है, और जब नॉन कोप्लानर होता है तो हमें पता है कि इंडिविजुअली जो कोफिशिएंट होते हैं जीरो के इक्वल होते हैं, यानी कि 2 माइनस म्यू इक्वल टू 0 होगा। उसी तरीके से म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और लैम्डा माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक केस है जिसमें यदि नॉन कोप्लानर होता है, जितने भी वेक्टर गिवन है, तो उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉन कोप्लानर के केस में होता है। और जब कोप्लानर होता है, जब ये तो नॉन कोप्लानर के केस में हो गया कि भाई उसका कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन कोप्लानर के केस में क्या होता है, सारे जो वेक्टर है जो जो कोप्लानर में है, उन सभी का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सम 0 होता है, और यहाँ नॉन कोप्लानर में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हम म्यू लैम्डा सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2, है कि नहीं। तो यहाँ से म्यू बराबर 2 आ गया था, 2 यहाँ पुट कर देंगे, माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 3 है, सही बात है यहाँ पे। अब देखो टी चाहिए, तो लैम्डा 3 आ गया, माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, टी उधर भेज दो तो टी बराबर भी आ गया 5। तो हम फाइनली क्या कर लिए, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। तब हमसे क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये चीज़ कि लैम्डा प्लस म्यू प्लस टी प्लस 4, ये चीज़ पूछ रहा है। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस म्यू क्या है, 2 है, प्लस टी क्या है, 5 है, प्लस 4। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 10 14, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो एक और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर a प्लस 2b और दिस आर पैरेलल वेक्टर एंड वेक्टर a एंड b आर नॉन पैरेलल। देखो a और b आपस में नॉन पैरेलल है, लेकिन ये वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b और 3 वेक्टर a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम इसको लिखते हैं अपने तरीके से कि ये वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b जो है, इसे क्या है, पैरेलल टू 3 वेक्टर a माइनस लैम्डा वेक्टर b। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल है, तो जब इक्वल टू के फॉर्म में लिखना होता है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू टाइम्स इक्वल टू म्यू टाइम्स हो जाए 3 वेक्टर a माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, हाँ या ना। इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको क्या करो कि तुम ओपन कर दो
ठीक है, 2 वेक्टर बी इक्वल टू 3 म्यू वेक्टर ए माइनस लैम्डा म्यू वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर को एक साइड कर लेते हैं और बी वाले को एक तरफ, एक साइड नहीं करेंगे, एक साइड ला करके सबको, और ए वाले को एक साइड एक पास कर लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा ये, और 3 म्यू वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, इस वाले को भी इधर ला देते हैं, प्लस ऑफ लैम्डा म्यू वेक्टर बी, और इस साइड हो गया 0। यहाँ से वेक्टर ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 म्यू वेक्टर ए, प्लस यहाँ से वेक्टर बी कॉमन लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा म्यू वेक्टर बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया ये वाला, इसे गौर से देखो और समझने की कोशिश करो क्या गिवन है कि दो वेक्टर का कोफिशिएंट है कुछ है, लिनियरली इंडिपेंडेंट में इस तरीके से हम पढ़े थे। मान लो कि ये टोटल क्या है, x है, ये टोटल क्या है, y है, तो उस तरीके से x वेक्टर है प्लस समथिंग है इक्वल टू 0 है, और a और b क्या गिवन है कि दोनों आपस में क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर है। तो ये किसका केस हो गया, ये किसका केस हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस हो गया। और लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले केस में जब दो वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर नॉन पैरेलल हो और इस तरीके का हो कि x ऑफ वेक्टर a प्लस y ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0 हो, ये तो उस तरीके का है, एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में क्या होता था, x इक्वल टू 0 और y भी 0, दोनों 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2 प्लस लैम्डा म्यू इक्वल टू 0। बस क्लियर है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, म्यू इक्वल टू 1/3, और यहाँ से म्यू इक्वल टू 1/3 तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो फर्दर हम लिखने की कोशिश करें तो λ/3 इक्वल टू -2, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। बात क्लियर है, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, -6। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई कि लैम्डा प्लस 4 बताओ, तो लैम्डा क्या है, -6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -2, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जितना भी इंफॉर्मेशन बताया गया है उसको रिलेट करना है क्वेश्चन में, है ना, और फिर उससे थ्योरी को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात क्लियर है यहाँ तक। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई वेक्टर है ये भी, ये ठीक है ना, ऐसे समझो कि ये कोई वेक्टर है जो कि ए बी वेक्टर है हमारे पास। ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, और ए बी वेक्टर गिवन है कि एक्स आई कैप है। ये जो वेक्टर है ए बी जब यहाँ पे था, ठीक है ना, तो ये एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसको ना हम 45 डिग्री से रोटेट कर दिए, यहाँ से 45 डिग्री, तो ये ए बी वेक्टर इधर आ गया, ए बी वेक्टर कहाँ हो गया, इधर आ गया। अब इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो जाता है आई कैप प्लस 2 जे कैप। यदि 45 डिग्री से हम क्या किए, इसको रोटेट कर दिए, तो 45 डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये वाला इसका जो अब वेक्टर है, वेक्टर बदल करके अभी ये हो गया। पहले वेक्टर इनिशियली ये था, जब इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिए ए बी को, तो अब क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है। अच्छा, वेक्टर हम ए बी को रोटेट कर दिए, या रोटेट करने से पहले जो एक्चुअल लेंथ होगा ए बी वेक्टर का, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी, ये तो इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होगा। चाहे वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जाए, कितने भी एंगल से रोटेट करें, चाहे कुछ भी करें, वेक्टर का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो तो नहीं बदलेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, बस उसके एक्चुअल लेंथ यानी कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है,
लेंथ कहने का मतलब क्या चीज़, जो उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का भी चेंज नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होगा, यानी कि एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, माइनस 2k कैप। ठीक है, बस अब क्या आगे आंसर, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर में ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस 4 5, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया 1 प्लस 4 ये तो 9 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की क्या यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी, प्लस और माइनस 2, ठीक है ना। एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन है ना, एक्स का यहाँ से 2 वैल्यू हो जाएगा। अब देख लेना है कि यहाँ प्लस 2 होगा माइनस 2 होगा क्या होगा, क्योंकि 45 डिग्री हो सकता है इस डायरेक्शन में किए हो, ये भी तो हो सकता है कि 45 डिग्री इस डायरेक्शन में क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2 वैल्यू आया है। ठीक, एक ऊपर हो जाएगा तो प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा, तो इसके कारण से क्या आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम अपना जो इस वीडियो में इस पार्ट 4 में जो एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं, अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं, और वो था हमारा क्या चीज, एंगल बाइसेक्टर। वो चीज हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एंगल किस तरीके से बाइसेक्ट होगा, क्या होगा उसके बारे में। एंगल बाइसेक्टर समझ आ रहा है, जैसे कि ये 2 वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर, कहने का मतलब कि इनको जो बाइसेक्ट करता हुआ ये जो आ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कौन है क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और ये तो इंटरनल जो एक्यूट एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक बाहर में जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसका भी एक तो बाइसेक्टर होगा, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। यानी इसको देखकर समझ में आ रहा है कि एंगल बाइसेक्टर हमें कितने तरीके के पढ़ने हैं, 2 तरीके के, कौन कौन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये बात आता है हमारे पास कि जैसे एंगल, तो ये तो समझ गए कि एंगल बाइसेक्टर क्या चीज है, ऑब्ट्यूस एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि 2 वेक्टर है, मान के चलो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कि 2 वेक्टर के बीच में एक जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है, उस चीज को कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि यदि डॉट प्रोडक्ट, अच्छा लैंग्वेज के फॉर्म लिखते हैं, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, किसी भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। बात समझ में आ रही है, उनके बीच का वेक्टर क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो अब भाई एक्यूट एंगल पता चल गया, तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप फाइंड करेंगे ये भी तो बात आता है। जब ये पता चल गया कि दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और बाहरी वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये 2 वेक्टर है, हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो यदि इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये वाला क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट होता है, बीच का क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल, और ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। बात क्लियर है। तो भाई अब बात ये आता है कि एक्यूट एंगल फाइंड कैसे करेंगे, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करते हैं, एंगल नहीं फाइंड करते हैं। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का जो ये होगा वो होगा ए कैप बी कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर है। ये जो ए कैप है ये हमको लगता है कि बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। क्या चीज़? कि ये जो इसका ए कैप का मतलब होता है ना कि इसके वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ये चीज़ है बस। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या बोला जा रहा है ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो किसी ये यूनिट, ये डायरेक्शन है, सिंपल समझ लो कि ये डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो भाई ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाता है माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज की, जब दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये किसका केस हो गया कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या दे दे, कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, कुछ निगेटिव आए, तो इस केस में जब निगेटिव आ गया इसका मतलब कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? इज एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। जब एक्यूट एंगल होगा तो हम उसके बाइसेक्टर को फाइंड करने का ये तरीका है, यानी कि इसका जो बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको क्या हम बोल देंगे, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा। बात समझ रही? ये वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो ए कैप यानी कि यूनिट डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ बी, और जो इसके ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा कुछ इधर होगा, तो इसके वेक्टर को फाइंड करेंगे तो हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब दूसरा आता है कि भाई यदि हम डॉट प्रोडक्ट लें और वो निगेटिव आ जाए इस बार, तो इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज निगेटिव, इस बार क्या होगा कि निगेटिव आ जाएगा। तो इट मीन्स, अब तक तो सभी लोग समझ गए होंगे, तो इसका मतलब ये होता है इट मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूस एंगल। इसको कैपिटल कर देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो सो भाई ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इस बार ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। तो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे होगे कि तुम जिसके बीच वाला, यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच वाला जिसका, जैसे कि ये वेक्टर है इस बार, सॉरी इस बार कुछ इस तरीके का वेक्टर है, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का जो इस बार है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जब इनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो और ये क्या हो जाएगा इस बार? ये प्लस में, क्योंकि हमेशा देखो जब एक्यूट एंगल वाले में भी बात किए थे तो दो वेक्टर के बीच वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव के थ्रू उसका बाइसेक्टर निकलता है, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, क्योंकि यही दोनों के बीच का है तो प्लस करके आया था दोनों को। यहाँ पे भी ऑब्ट्यूस एंगल है लेकिन दोनों वेक्टर के बीच की बात हो रही है, तो ये क्या है? अभी भी ये सेम चीज है, वेक्टर ए प्लस हो रहा है, और इधर ये क्या है? एक्यूट एंगल है कोई, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है कि जब हम ए डॉट बी लेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा यहाँ पॉजिटिव लिखे हैं कि नहीं? ओ सॉरी, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो निगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज
ऑब्ट्यूस एंगल, और जब ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू हम जो अभी तक पढ़े हैं दोनों केस में वो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मान के चलो तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तुम्हें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है ऑफ वेक्टर ए बराबर जिसका वेक्टर है ना आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप है, एंड वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप है। ये है, यानी कि अब इस सिनारियो को समझो, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है मान लो, ये वेक्टर बी है। तो ये बोल रहा है ना कि अभी हमें ये नहीं पता है कि इसके बीच में जो थीटा है ये थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, हमें तो ये नहीं पता है। हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ए और बी का। ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके बीच में एंगल क्या है। ठीक है, तो उससे भी हमें नहीं काम है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो यदि ठीक है इसके बीच वाला एक्यूट एंगल आ जाता है, तो एक्यूट एंगल आएगा तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। यदि इसके बीच में एक्यूट एंगल नहीं आता है, ऑब्ट्यूस एंगल आता है, तो तब हम एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यही ना होता है, फॉर्मूला देख लेना अच्छे से एक बार। तो पहले हम चेक करते हैं कि भाई दोनों के बीच में जो ये थीटा है वो थीटा क्या है, एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है। पहले उसको फाइंड करना जरूरी है कि थीटा क्या है। तो थीटा क्या है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट बी करते हैं। यदि ए डॉट बी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इट मीन्स कि थीटा क्या है हमारा, एक्यूट है। और यदि ए डॉट बी क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो इट मीन्स थीटा इज ऑब्ट्यूस। बात क्लियर है यहाँ तक। तो जब थीटा यहाँ एक्यूट हो जाएगा इस केस में, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, शॉर्टकट में लिख दें ACB। तो यहाँ से एक्यूट एंगल AAB हो जाएगा ना, बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बीच वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव के साथ होता है, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो। तो यदि एक्यूट ही हो गया बीच वाला तो यही हो जाएगा। यदि लेकिन बीच वाला ऑब्ट्यूस हो गया तो एक्यूट क्या हो जाता है, माइनस। अब इस केस में ऑब्ट्यूस वाला पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि बीच में है। तो एक्यूट वाला हमें चाहिए, तो एक्यूट तो बाहर हो जाएगा। जब ये थीटा दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस हो गया तो एक्यूट तो हमारा ये वाला हो जाएगा, बाहर वाला, ये वाला। तो हम क्या जानते हैं भाई, बीच में चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो वही पॉजिटिव में होता है, यानी कि ए कैप प्लस बी कैप में, और बाहर वाला हमेशा इसी में होता है। और बाकी बात यह है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अंदर वाला एक्यूट है या बाहर वाला एक्यूट है, अंदर वाला ऑब्ट्यूस है कि बाहर वाला ऑब्ट्यूस है, उसके ऊपर मेन फार्मूला है। ठीक है, बाकी एक चीज फिक्स रहता है कि अंदर चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम है। यदि दोनों के बीच वाला हो, यानी कि ये वाला हो, तो प्लस वाला होगा, और बाहर में होगा तो माइनस वाला होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है। तो ए डॉट बी करोगे तो सिंपली तो इजी है, -1 प्लस कोफिशियंट को मल्टीप्लाई कर देना है, +1 -6। तो ये कितना आ जाएगा, -7 + 1 दैट इज -6 ना, -6। यानी कि ए डॉट बी हमें क्या मिल गया, ए डॉट बी हमें निगेटिव मिल गया। तो ए डॉट बी निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि, ठीक है ना, ए डॉट बी क्या मिल गया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो गया, इज निगेटिव। तो निगेटिव आ गया, इट मीन्स कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, है ना। निगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि ऑब्ट्यूस हो गया, इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो भाई
जब ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच का जो होता है वो हमेशा प्लस वाला के साथ होता है, तो प्लस वाला हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वाला। तो एक्यूट एंगल, ये थीटा क्या आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो बीच वाला हम क्या हमेशा बोले हैं कि बीच वाला हमेशा प्लस में होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस वाला, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना, तब जाके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा हमें। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए वेक्टर ए क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस वेक्टर बी क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको लिखते हैं कि ये तो वेक्टर जो था हमारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप बाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 5 6 अंडर रूट में 6 माइनस में वेक्टर बी जो था हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसी का अंडर रूट में था, तो 1 प्लस 1 2 9 10 11 अंडर रूट में 11 हो जाएगा, होगा 9 10 11। तो अब कैलकुलेशन है, डाटा हालांकि अपने से लिए हैं, तो अपना अब एलसीएम ले लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम ये छोड़ देते हैं। तो भाई फाइनली देखो क्या मिल रहा है, हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या, ये जो मिलेगा हमें वो क्या चीज़ होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एक वेक्टर होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो हालांकि डाटा हम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि अपने से लिए थे, तो इसलिए क्या हो गया, वैल्यू फाइनली सही नहीं आ पा रहा है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझ लो, और बस हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या फाइंड करना है, बस अंडरस्टैंडिंग से मतलब होना चाहिए। बाकी डाटा तो हमें मेंस में या बोर्ड में अच्छा ही आएगा, ठीक है। हमें डाटा से नहीं मतलब होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। एक और एग्जांपल ले लो, इस बार ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड कर दो। फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, मान चलो आई कैप प्लस जे कैप है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले तो चेक करते हैं कि a डॉट बी क्या आता है। तो a डॉट बी करोगे तो ये 1 3 3 और ये j में क्या हो जाएगा -2, तो ये -2 हो गया, है ना। ये 1 आ गया, यानी कि a डॉट बी क्या है, पॉजिटिव है। जब a डॉट बी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज एक्यूट, यानी कि ये है कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर a हुआ, ये वेक्टर b हुआ, तो इनके बीच का जो थीटा है, थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इसका बाइसेक्टर, तो अंदर में तो एक्यूट हो गया, ये जो थीटा एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हालांकि दोनों वेक्टर के बीच में है, तो इसलिए प्लस वाला होगा। तो हमें तो ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, तो बाहर वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला। बाहर वाला हमेशा क्या होता है, माइनस में, अंदर वाला प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस वाला हो गया, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूस, तो ये एक्यूट एंगल हो गया अंदर वाला, ठीक है ना। हमें बाहर वाला चाहिए, तो इसलिए जब एक्यूट एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, तो हम यहाँ से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज प्लस वाला। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वाला। हमें यही तो चाहिए,
हमें क्या चाहिए, यही वाला चाहिए। ठीक है ना, हमें यही वाला चाहिए। तो फाइंड करो। फाइनली अब इसको हम और एक्सपेंड कर देते हैं कि इसको वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कर दो, माइनस इसको वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर दो। सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको फिर हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें भी डाटा कुछ इधर उधर का। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से क्या करना है ना। ज़्यादा इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है, जो पॉइंट तुम्हें बताया जाए, क्योंकि जितना थ्योरी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, देखो थ्योरी से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जो थ्योरी है उस थ्योरी को एक तरीके से समझो कि किसी भी हाल में तुम्हें रट जाना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बताया जा रहा है, मेंस के अकॉर्डिंग हो चाहे हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, थ्योरी एकदम इम्पोर्टेंस है, और साथ साथ जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यानी कि उस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपने क्लास में, वो क्वेश्चन क्या है कि पूछता है, चाहे वो मेंस हो बोर्ड हो। ठीक है ना, टोटली तो हम मेंस के ऊपर फोकस्ड होकर चल रहे हैं, तो मेंस में का तो 100% गारंटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो भाई बोर्ड में भी इसी से आता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये पढ़ लो तो बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी ये है कि इसको पढ़ लो तो बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और मेंस का तो है ही। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल बाई सेक्टर। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है नेक्स्ट में, उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और एक हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, खत्म। उसके बाद खत्म, लास्ट यही दो टॉपिक है। उसके बाद यूजेज है इनके, यानी कि सिंपल अभी हम अब हमारे पास फाइनली दो टॉपिक है, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बस यही दो टॉपिक अब हमारे पास बचे हैं, तो हम अभी इसको नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एसटीपी काफ़ी छोटा टॉपिक है, कुछ नहीं उतना। तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, हाँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एसटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एसटीपी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीटीपी बोल सकते हैं कि छोटा है, वीटीपी में है बहुत कम कॉन्सेप्ट है और छोटा सा है, लेकिन एसटीपी से मजाक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एसटीपी से किस तरीके का मजाक नहीं कर सकते हैं वीटीपी में, क्योंकि वीटीपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें लिमिटेड है। ठीक है ना, एक आध दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन एसटीपी थोड़ा उससे ज़्यादा है वीटीपी से। तो अभी उसको नहीं स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं नया सा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एसटीपी स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट थ्री वेक्टर, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर है हमारे पास। फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल, सच डैट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5√6। इफ अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फा क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में भाई वेक्टर है, तो मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक, कुछ इस तरीके से है। तो इनका एरिया फाइंड करना है हमें, है ना, और ए बी दिया है और वेक्टर सी कुछ एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, और वेक्टर सी और ए बी में रिलेशन भी हमारे पास है यहाँ पे। हम क्यों ना यहाँ से वेक्टर सी निकाल लें, क्योंकि एक्स वाई जेड में है, यहाँ कुछ दूसरे तरीके से है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से निकाल ले। तो वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कुछ इस तरीके से है। तो ए माइनस बी करोगे तो अल्फा माइनस 5i कैप होगा, फिर 4 माइनस 3 डेट इज 1, तो प्लस जे कैप, 2 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k कैप। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या है, वेक्टर सी है ना। तो अब हम देखो इस एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा कि नहीं होगा, इनटू में, ये तो सबको पता है।
कि जो इसका ये एरिया होगा वो यही होगा, इसके अलावा कुछ और तो होगा नहीं, है ना। तो ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वही फाइंड करना है। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा, ए क्रॉस बी ऐसे फाइंड होगा कि आई कैप लिखो, यहाँ जे कैप लिखो, यहाँ के कैप लिखो। तो ए का पहले कोफिशिएंट लिख देंगे सारा, तो ए कहाँ है, तो अल्फा 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर बी का कोफिशिएंट तो 5 3 4 इस तरीके से होगा। इसको सॉल्व करो, आई कैप के लिए पहले सॉल्व करेंगे तो ये रो और कॉलम ये क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। ये जो रो होता है ये रो और इसका कॉलम भूल जाओ, बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करके दो, तो 4 4 जा 16 इस तरीके से, और 3 2 जा 6 माइनस में। फिर जो है कि ये तो हट गए हैं, है ना। अब इस बार क्या होगा कि ये वाला आ जाएगा इस पर जे वाले, और जे वाला माइनस में जे होता है, तो अब इस बार ये होगा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 अल्फा माइनस 10। ऑर्डर को मेंटेन करना है, पहले यदि तुम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले इधर वाला जिस तरीके से पहले 4 4 जा 16 किए, फिर इधर वाला किए, इसी सेम सिमिलर पैटर्न पे, तो उसी पैटर्न को फॉलो करना है। फिर ये हो गया, फिर ये के पर आएगा, ठीक है, तो ये भी खत्म, इधर से आ गया। अब हमारे पास नया क्या होगा, अब इनको बच गया, है ना, ये दोनों बच गए, तो प्लस ऑफ के 3 अल्फा माइनस 5 4 जा 20 इस तरीके से हो गया, है कि नहीं। तो इधर हो गया तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, इसको भी तो भूल जाओ। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये 10 आई कैप है, ये तो एज इट इज रहने देते हैं, माइनस जे 4 अल्फा माइनस 10 प्लस के कैप, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए क्रॉस बी है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी कुछ ये आया था। अच्छा एक सेकंड रुको, इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हो जाएगा, देखते हैं हो जाएगा तो बढ़िया है, हाँ जी बहुत सुंदर। और नेक्स्ट पेज पर चल कर ना इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर दिए, ए क्रॉस बी हमारा ये आया, बहुत खूब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई में होता है। तो एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5√6, तो इक्वल टू कितना गिवन है, 5√6। तो अब हम इसके एरिया को फाइंड करेंगे इनटू इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, है ना, माइनस में है, तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4 अल्फा माइनस 10 का स्क्वायर। ये हमको लगता है कि अब तक समझ गए होगे कि माइनस वाला यहाँ कैसे कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 अल्फा माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√6 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो अंडर रूट में कुछ इधर से हो जाएगा 100 प्लस 4 अल्फा माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 20 का स्क्वायर, और ये 2 इधर आएगा तो 10√6। अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो करोगे स्क्वायर तो ये 100 प्लस, है ना। अच्छा इसको भी स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 100 माइनस 8 4 2 जा 8 10 जा 80 अल्फा। फिर उसी तरीके से इसको करेंगे तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 400, ठीक है ना, और माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 120 अल्फा इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 6, ठीक है ना। तो इस साइड में देखो अल्फा स्क्वायर वाला कौन कौन हो गया, 16 अल्फा स्क्वायर। अच्छा इसको कलर चेंज करते हैं, 16 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 9 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अल्फा स्क्वायर। अल्फा वाला कितने हैं, तो अल्फा वाला एक है माइनस 80 अल्फा और माइनस 120 अल्फा, कितना हो जाएगा 200 अल्फा, माइनस ऑफ 200 अल्फा, है ना, माइनस ऑफ 200 अल्फा। और कांस्टेंट कितना है 100 100 200 और 200 और
ये 100 कहाँ से आ गया, अच्छा ये पहले वाला 200 और 400 600, तो प्लस 600 बराबर 600, इधर भी है कि नहीं। तो ये देखो 600 से 600 कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बच गया 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 200 अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 अल्फा मेरे ख्याल से कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा माइनस 8 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब हम एक बात बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर या तो 0 होगा या फिर अल्फा बराबर 8 होगा। ठीक है, अल्फा की यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी भाई, यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी और एक वैल्यू आएंगी जो वो 0 होंगी, दूसरी वैल्यू जो आएंगी वो 8 होंगी। समझ में आ गया। तो 2 वैल्यू कैसे आ गया भाई अल्फा का, तो अल्फा का 2 वैल्यू नहीं है, देखो बोल रखा है कि अल्फा का पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू है। क्या चीज़ है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव कौन है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हट जाएगा अल्फा बराबर 8। अब हमें अल्फा बराबर 8 मिल गया, अल्फा बराबर 8, तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। तो वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी तो यही है, और अल्फा इसमें मिल गया हमें, तो इसको भी कॉपी करते हैं, यही तो हमारा है वेक्टर सी, है ना। तो कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस इन नेक्स्ट पेज। ठीक, तो यहाँ पेस्ट करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या था, ये वेक्टर सी है, ये क्या है हमारा, ये वेक्टर सी है ना। और अल्फा बराबर हमें पता है क्या है हमारा, अल्फा क्या आया 8। तो अल्फा बराबर चूंकि 8 आया, तो वेक्टर सी जब हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 8 माइनस 5 डेट इज 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्या होगा, 9 प्लस 1 प्लस 4 इसका स्क्वायर, है ना। तो 9 1 10 4 अंडर रूट में 14 का स्क्वायर डेट इज 14, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर कितना हो गया, 14। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, ये आया, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 14। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि वेक्टर ओ ए बराबर 2 वेक्टर ए है, वेक्टर ओ बी बराबर 6 वेक्टर ए प्लस समथिंग, ओ सी वेक्टर बराबर ये है और ओ ओरिजिन है, ठीक है। तो इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या चीज है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड है ये दोनों ओ ए और ओ सी, इज 15 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया है 15 स्क्वायर यूनिट किसका, पैरेललोग्राम का। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल उसमें फॉर्म हो रहा होगा, उसका फाइंड करना है। पहले डायग्राम समझो, कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, है ना। और इसमें क्या होंगे, इसके डायगोनल्स भी होंगे डायगोनल्स, अच्छी बात है, होने चाहिए, ठीक है, डायगोनल्स भी हो गया। अब जैसे कि एक ओरिजिन बोल रखा है, एक क्या बोल रखा है कि ओरिजिन है और बी सी वाले टर्म है कुछ, ठीक है। तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर के लिए ना इसको हम इरेज कर देते हैं, फिगर को क्लियर रखते हैं समझने के लिए। तो ये मान लो हमारा वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, अच्छा अभी कुछ नहीं मानते, एज इट इज रहने देते हैं। तो ये तो वेक्टर सॉरी ओ ए हो गया, तो वेक्टर ओ ए हमारा क्या है, 2 वेक्टर है। और ये वेक्टर ओ बी, ये वेक्टर ओ बी हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया, ओ सी हो गया, यही तीनों चीज गिवन है। तो ये 3 वेक्टर बी हो गया, है ना। और ये वेक्टर कितना हो गया, ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर कितना है, 6 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, है ना ये चीज। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा यहां से। अब देखो क्वेश्चन में मेंटेन भी है कि जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का ओ ए और ओ सी है, तो वही तो हम लिए हैं, ओ ए और ये ओ सी एडजेसेंट साइड है ना। तो यहां से हम क्लियर हो गए, इस तरीके से ओ ए और ओ सी।
तो एरिया दे रखा है ना कि इसका ये है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? कल हम पढ़े थे पिछले वाले पार्ट में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए और बी क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड। तो यानी कि ये वेक्टर ओ है, तो यानी कि यहां से क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए क्रॉस, या फिर पहले हम लिख देते हैं वेक्टर ओ सी क्रॉस वेक्टर ओ ए, ये हो गया, ठीक है ना। या ओ ए क्रॉस भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यार हम लोग वेक्टर इसको ऐसे करते हैं क्योंकि हम लोग वेक्टर ए इसी को मानते थे, तो जो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं उसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ओ ए और ओ सी हो गया। और भाई बात यह है कि वेक्टर ओ ए क्या है? 2 वेक्टर ए है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है? वेक्टर ओ सी, और वेक्टर ओ सी क्या है? 3 वेक्टर बी, ठीक है। अब ये चीज़ हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी इस तरीके से मैग्नेट डिटर्मिनेंट चाहिए वेक्टर वगैरह में, तो ये 3 2 6 बाहर आ जाता है और वेक्टर ए क्रॉस बी अंदर हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। अब बात यह है कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, है ना। तो हमें उससे मतलब नहीं है भाई। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमें तो वेक्टर ए क्रॉस बी पूछ नहीं रहा है। हमें इसका एरिया देखो गिवन है 15, क्वेश्चन में देखो ये गिवन है कि नहीं है। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15/6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 5/2, है कि नहीं? मजे वाली बात है ना, मजे वाली बात ये रही, ठीक है। हो गया यहां तक। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमें क्वेश्चन से मतलब ये नहीं है कि तुम क्या फाइंड करना है, तुम्हें एरिया फाइंड करना है किसका? क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, यानी ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ओ ए बी सी ओ भी लिखना चाहिए था। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है शायद, ये और कोई क्वाड्रिलेटरल है या फिर और कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यही है, लेकिन इस बार देखो हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया है कि अब हमसे क्वाड्रिलेटरल टर्म यूज कर दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाफ d1 क्रॉस d2, यही होता है ना, हाफ d1 क्रॉस d2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये होता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया होता है ये, तो वही चीज होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करनी है ओ ए बी सी। तो हमारे पास डायगोनल चाहिए भाई, है ना। तो हम इस फिगर को क्या करते हैं ना कि कॉपी करते हैं, इस फिगर को कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को समझेंगे भाई। तो हमें यहाँ डायगोनल क्या है? एक और डायगोनल ड्रॉ कर दो, क्योंकि 2 डायगोनल चाहिए हमें, और एक डायगोनल तो सबको दिख रहा है कि वो गिवन है, ठीक है ना। तो दूसरा डायगोनल भी हमें जो है वो चाहिए होगा, ये वाला डायगोनल भी हमें चाहिए होगा जो वेक्टर ए सी करके है। तो देखो ना, ए सी वाला कुछ गिवन है क्या? हमें नहीं गिवन है, ए सी करके कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा? हाफ, एक तो d1 हम मान लेते हैं इसको, ओ बी वाले को, तो वेक्टर ओ बी क्रॉस किसका? वेक्टर ए सी, इन्हीं दोनों का क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों का होगा, यानी यही d1 और d2 है। तो यानी कि वेक्टर ओ बी को हम क्या लिख देंगे थोड़ी देर के लिए? वेक्टर ओ बी हमारे पास क्या है? 6 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, जो कि एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। और दूसरा जो हमारे पास है वो वेक्टर ए सी है। अच्छा, पिछले वीडियो में हम जो लीनियर इंडिपेंडेंट में एक क्वेश्चन किए थे कि वेक्टर ए सी क्या होता है, ठीक है ना।
या फिर तुमसे वेक्टर ए सी क्या होता है, तो तुम क्या बोले थे कि वेक्टर ओ सी माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए कुछ इस तरीके से होता है। यदि उसके हम ना कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखे तो ये वाला पहले होता है ओ सी और ये फिर बाद में होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बात क्लियर है, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में क्यों इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि सारे हमारे पोजीशन वेक्टर गिवन है ओ के रिस्पेक्ट में, तो ओ को हम मान लिए ओरिजिन ऐसे गिवन भी है, ठीक है ना। तो हमारे पास वेक्टर ओ सी है और एज इट इज पहले से नोन है, वेक्टर ए सी हमारे पास पहले से क्या है, नोन है। ओ सी क्या है, वेक्टर 3 वेक्टर बी, यहाँ से ये हो गया 3 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ ए क्या 2 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर ए। तो इन्हीं दोनों का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हाफ वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा 6 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ 3 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए इसके साथ। अब देखो कुछ कॉमन भी दिख रहा है क्या इसमें, कॉमन तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कॉमन आएगा। कॉमन क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और बताओ कि जब कभी भी दो तरीके से इधर से है तो यदि क्रॉस प्रोडक्ट ले तो हम तो डायरेक्ट इसमें ले सकते हैं ना कि ये ए और बी है, तो ए क्रॉस बी हो जाएंगे और ये 6 3 18 वेक्टर ए क्रॉस बी, और ये सेम वाला है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कभी भी दो जीरो है इनके बीच में। देखो ना यार, से वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो है, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही पे है ऐसे। तो इनका जब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये टोटली क्या हो जाएगा जीरो। तो उसी तरीके से वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर ए वाले के साथ लोगे, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा माइनस जीरो, फिर उसी तरीके से बी वाला भी ये प्लस जीरो हो जाएगा। फाइनली इसके साथ जब तुम लिखोगे तो ये 5 2 10 माइनस 10 बी क्रॉस ए होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाफ 18 ए क्रॉस बी, 18 ए क्रॉस बी है, ये देखो इसको प्लस करके हम वेक्टर इसको हम प्लस कर देते हैं, माइनस एक और मल्टीप्लाई करके 10, और इसको भी ए क्रॉस बी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो इसको 28 वेक्टर ए क्रॉस बी भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं इस तरीके से। और 28 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं और हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया मैग्नीट्यूड, और ये कितना हो गया 1 4 14। तो फाइनली हमारे पास जो है 14 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और हम पीछे पहले से हम ए क्रॉस बी फाइंड करके मैग्नीट्यूड बैठे हुए हैं, जो कि 5/2 वैल्यू है। तो यहाँ से 14 इंटू 5/2, ये 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 5 डेट इज 35। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आएगा हमारे पास वो कितना होगा 35 होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग सोच रहा होगा ना कि अब सिनेरियो यहाँ का बदल गया है कि भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखा था जिसका एडजेसेंट साइड ओ ए और ओ सी था, तो ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा था जहां से हमें ए और बी फाइंड किए। लेकिन अब क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, ओ ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में तो भाई हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला का कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए हम इस तरीके से खेले। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है ना। बस कुछ नहीं करना है, ए बी पता है, सी वेक्टर नहीं पता है, तो सी के लिए देखो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि तुम सी यहां से फाइंड करो। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, यहां से हमें सी मिल जाएगा, क्लियर है। यहां से हम क्या करेंगे सी फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो यहां से हम ए वेक्टर प्लस करके वेक्टर ए प्लस बी निकाल सकते हैं, फिर यहाँ ये भी निकल जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों के साथ।
क्रॉस प्रोडक्ट है, बाद में क्या कर देंगे, एक साइड कर देंगे और सी वाले को एक साइड कर देंगे, यहाँ माइनस लेकर के, फिर यहाँ से कॉमन लेकर के। समझ में आ रहा है बात किस तरीके से? तो हम सी वेक्टर निकाल देंगे तो हम, मेरे को लगता है कि तुम लोग तो आगे बढ़ जाओगे, हाँ या ना? मेरे ख्याल से ना एक चीज़ समझना कि ये वाला भी मेरे को लगता है कि यूजलेस है, हाँ या ना? 4JK है, 11JK है। देखते हैं अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला चीज़ भी यूजलेस है। अच्छा, ट्राई करते हैं। तो वेक्टर a प्लस बी क्या हो जाएगा, यही वाला चीज़ पे हम करते हैं पहले। वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू c क्रॉस -2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b। अच्छा, वेक्टर a प्लस बी क्या हो जाएगा, 4 + 11 15 i कैप, ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो -2j कैप, और ये क्या हो जाएगा +2k कैप। होगा कि नहीं होगा? क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस, अच्छा -2 वेक्टर a क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं -2 वेक्टर a, तो -2 करोगे तो -8i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, इस तरीके से होगा। और 3 वेक्टर b 3, तो 33i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों का एडिशन करना है। तो 33 और -8, तो इसका एडिशन करोगे तो 33 में से 8 जाएगा, 10 11 12 13 5 25, यानी कि 25i कैप। होगा कि नहीं होगा? होगा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये काफ़ी लेंदी हो जा रहा है। अच्छा चलो, अब कर देते हैं, लेकिन तुम्हें बता देंगे कि क्या करना, ठीक है? क्योंकि इतना अब कर दिए हैं तो इसी से चलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना था, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो सकता था। देखना, इसकी जस्ट ये कर लेते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद बताएंगे, ठीक है ना? तो फिर इसको ऐड करोगे तो -j कैप फिर +k कैप, ठीक है? देखो क्या करना था, यहाँ कर देते हैं। ये जो सिंपल दे रखा है ना कि ये वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस -2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, c वाले को इस साइड लाते हैं, या पहले अभी उसी साइड रहने दो। क्रॉस ऑफ c है ना, ये इसको नहीं करते, इसी को इस साइड लाते हैं। ये जो c है ना, इधर इस साइड में हम माइनस मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -c वेक्टर e क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे भाई, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत सुंदर। तो इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस ऑफ वेक्टर c क्रॉस -2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर c कॉमन ले लें, क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b -2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b इक्वल टू 0। माइनस ऑफ वेक्टर c क्रॉस, ये देखो, माइनस वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b इक्वल टू 0। माइनस को इनसाइड भेज दें, अंदर में, माइनस को अंदर में भेज दें, या फिर इसको उस साइड ले जाती तो ऐसे ही हो जाएगा। वेक्टर c को माइनस इधर मान लो कर दिया, तो ये तो एज इट इज ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 4 वेक्टर b इक्वल टू 0। वैसा समझो कि इस पूरे को ना हम इक्वल टू की साइड शिफ्ट कर दिया तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हो गया ये। तो वेक्टर c तो इस तरीके से ये चीज़ आ गया। बात समझ में आ रही है क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं? तो अब यहाँ से इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता मुझे, वेक्टर a प्लस बी अलग से ऐड करो, डायरेक्ट ये करते हैं, ठीक है ना? तो यही चीज़ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सही है ना? तो वेक्टर c ठीक है ना? तो वेक्टर c क्रॉस ये चाहिए, तो वेक्टर a माइनस 4 वेक्टर b क्या लिखेंगे, 4 वेक्टर b किधर गया, 44i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, यही होगा। तो ये वेक्टर c क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर a जब लिखेंगे तो -4i कैप होगा
प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस 44 i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख देते हैं तो वेक्टर सी क्रॉस, ये देखो आई कैप वाले को करेंगे तो 40 i कैप हो जाएगा, फिर जे कैप वाले को करेंगे तो हो जाएगा -3 जे कैप होगा ना, -3 जे कैप, और के वाले को करेंगे 4 के कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा +3 के कैप इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, ये देख करके क्या समझ में आ रहा है, काफ़ी बार यूज कर चुके हैं कि जो वेक्टर सी है वो पैरेलल टू किसके हो गया, ये जो वेक्टर है 40 i कैप माइनस 3 वेक्टर जी प्लस 3 वेक्टर के हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स समथिंग के बराबर है। अब ये वाला समझ में आ रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस नहीं है। अब इसी इन्फॉर्मेशन से हम लैम्डा निकालेंगे, है ना, बात क्लियर है। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए गिवन है, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे अब हम वेक्टर सी इसमें पुट कर देंगे, है ना। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए भी गिवन है। तो अब सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हमारे पास सभी चीज़ गिवन है, सारे चीज़ गिवन हुए है ना, ऑलरेडी हमारे पास सारा चीज़ गिवन है। तो अब देखो, अब हम इसका यूज़ करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करने जा रहे हैं अब हम, ठीक है ना। अब उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे 2 वेक्टर ए क्या हो जाएगा 8 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये होगा 2 वेक्टर ए। उसके बाद प्लस ऑफ 3 वेक्टर बी 33 i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया, डॉट सी। तो अभी डॉट सी रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1670, ठीक है। तो 8 i कैप प्लस 33 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 40 41 i कैप माइनस 5 जे कैप और ये प्लस 5 के कैप डॉट सी जो है इक्वल टू, अच्छा यहाँ सी की जगह पे लिख देते हैं, अच्छा इसको लैम्डा को सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं आई कैप माइनस, ताकि तुम्हें समझ में आए। वैसे लैम्डा से कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा हम पूरे से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, बाहर लेके इधर लिख सकते हैं। तो -3 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप इक्वल टू, ये हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। इसको हम कहाँ लेकर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ये चीज़ है हमारे पास। तो अब डॉट प्रोडक्ट लो, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 41 इंटू 40 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 0 लैम्डा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा इज इक्वल टू 1670। इस तरीके से लैम्डा कॉमन आएगा तो सबको ऐड कर दो, 15 15 30 होता है। तो इसको ऐड करोगे, ये देखो यही चीज़ आ गया। तो लैम्डा इंटू, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लैम्डा 1 मिल गया यानी वेक्टर सी मिल गया। तो वेक्टर सी हमारे पास क्या था, वेक्टर सी हमारा क्या था, ये वाला था, कहाँ गया ये, इसको कॉपी करते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वेक्टर सी हमारा ये था। तो वेक्टर सी ये था और लैम्डा हमें 1 मिल गया और ये हो गया 40 i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना।
यानी कि वेक्टर सी थी, ये 1 हटा दो, बात बराबर है। तो यहाँ से 1 हटा देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, तो वेक्टर सी हमें मिल गया। यही है वेक्टर सी, है कि नहीं है? तो फाइनली हमें जो वेक्टर सी चाहिए था वो यही है। अब वेक्टर सी मिल गया, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ये फाइंड करो। तो ये जब फाइंड करना, और इसका स्क्वायर चाहिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, यानी कि इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो रूट तो ऐसे ही हट गया क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 1600 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, काफ़ी इजी वे है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन वेक्टर में यही है ना कि बस तुम्हें काम डाउन होकर के अच्छे से, है ना, थ्योरी जितना पढ़े हो, जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आएगा, और तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जो तुम्हें क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें नहीं दिखे, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में कैसे हमें लग रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये जो पिंक कलर से हम ब्रैकेट में है, वो हो सकता है कि मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में कि नहीं वो यूजलेस है, लेकिन जब हम सॉल्व करके यहाँ पर पहुंचे और हमें जैसे ही लैम्डा दिखा तो हमें लगा ओहो, लैम्डा फाइंड करने के लिए ये दिया हुआ है। तो प्रोसीड करते चलो, है ना, ऑटोमेटिक तुम्हें रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे सफिशियंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनसफिशियंट होंगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा उसके बारे में ये टेंशन लेकर के नहीं चलना है, सफिशियंट रहेगा, इतना गारंटी है। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी भी है, यहाँ लैम्डा मिसिंग है, तो 3 वेक्टर है, लेट वेक्टर आर बी दी यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर दिस, आर जो है इसके एलोंग यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो है जैसे हम लिख रहे थे, ये सारे यूनिट वेक्टर में आते हैं, यानी कि वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर है जो कि इसके डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, इसका वेक्टर निकाल करके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो जब वेक्टर आर मिल जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ, तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ जो बी प्लस सी है, सी में ही लैम्डा छिपा हुआ है, तो यहाँ से लैम्डा हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ही लैम्डा मिलेगा इधर पुट कर देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं प्रोसेस क्या है? तो ये तुम क्या करना, ट्राई करना, हम तुम्हें इसका आंसर बता देते हैं। ऐसे ही पी वाई क्यू है, ये ऐसे भी ये क्या है, पी वाई क्यू है, और इसका आंसर जानते हो कितना होगा, 25 आएगा। इसको ट्राई करना एक बार और, हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसे, इसको हम ना एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारे पास तीनों वेक्टर गिवन है, ए बी सी, और इधर सी में हमारे पास लैम्डा मिसिंग, लैम्डा है जो कि हमें फाइंड करना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये बोल रहा है 3 लैम्डा। तो लैम्डा गिवन है, 3 वेक्टर है, और वेक्टर आर बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है। वेक्टर आर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर आर क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसके एलोंग, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के एलोंग। अच्छा, वेक्टर बी प्लस सी जब तुम करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, 5i कैप है ना, प्लस 2j कैप और प्लस ऑफ लैम्डा माइनस 5k कैप, बोल सकते हैं ये चीज मिलेगा। ऐड करो दोनों को, यही आएगा। यहाँ देखो लैम्डा हमें मिल रहा है, तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए आर के एलोंग। तो यहाँ पे वेक्टर आर जानते हो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर बी प्लस सी करके आएगा ना, उसके फिर मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना इसके साथ में। ये जो मैग्नीट्यूड है तो तुम्हें ये वेक्टर आर मिल जाएगा। ठीक है ना, वेक्टर आर के लिए ये काम करना। तो इस वेक्टर आर में तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा आएगा। इस वेक्टर आर में क्या प्रेजेंट रहेगा, लैम्डा इज प्रेजेंट। तो अब लैम्डा प्रेजेंट रहेगा तो फिर जो आर वेक्टर आएगा यहाँ से, उस वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे ए के साथ, तो क्या है वो 3 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हें लैम्डा मिलेगा फिर इसमें पुट कर देना। ये ट्राई करना, इजी है। ठीक है ना, इजी है, कंसेप्चुअल है, उस तरीके का है। ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मतलब इजी ही है, इसको भी इजी बोल सकते हो, है ना। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें ये सब ट्राई करना चाहिए। यदि उसके बाद नहीं बने
तो देखो इसका हम जैसे कि नाम दे देते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 HW वाला, ठीक है ना। यदि नहीं आया तो तुम कमेंट कर लेना P4 क्वेश्चन 1, तो हम समझ जाएंगे और इसका सॉल्यूशन हम क्या कर देंगे, अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये भी तुम HW ले लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है ना। या फिर ये यूनिक टाइप का, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक लास्ट में ये क्वेश्चन देख लो, इसको भी तुम होमवर्क ले लो क्योंकि ये ऑलरेडी PYQ है। ये क्या चीज़ है, ये PYQ है जेई मेंस का। किसका, जेई मेंस का। तुम इसे ट्राई करना, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है और एक मतलब बहुत ही अच्छा, ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, तो तुम इसलिए बोल रहे हो तुम सॉल्व करना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारे लिए क्या रहेगा, HW रहेगा। PYQ है ये, तुम्हें इसका सॉल्यूशन कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे हम तुम्हें इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जानते हो कितना आएगा, 569। कितना आंसर आएगा, 569। और कुछ कैलकुलेटिव नहीं है, बस तुम्हें वैल्यू बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक। तो इसका भी हम P4, ये होमवर्क 2 है तो 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो नहीं आया तो ये कमेंट करना, हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल अल्फा, अल्फा के सारे सेट क्या होंगे, फॉर विच द वेक्टर ए कुछ गिवन है इस तरीके से और वेक्टर बी भी गिवन है, आर इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूस एंगल फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि ए और बी के बीच में कितना है, ये तो पता चल गया ना कि ए और बी के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी कि स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वेक्टर ए एंगल बिटवीन ए एंड बी, स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूस। अच्छा जी, जब किसी दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव यानी कि लेस देन 0 बोल दे। यहाँ निगेटिव लेने का सेंस क्या है, लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में वही बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना इंक्लाइंड है एट एन ऑब्ट्यूस एंगल। इंक्लाइंड मतलब कि दोनों एक दूसरे पर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, जिनका बीच में थीटा जो है क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल, ये वेक्टर क्या है, ए है, ये वेक्टर बी है। ये स्टेटमेंट गिवन है इधर, है ना। तो भाई ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करोगे तो अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, और 6 2 -12, ठीक है, बहुत सुंदर। और माइनस में होगा और ये लास्ट वाला प्लस में होगा, क्या चीज़, 6 अल्फा टी प्लस 6 अल्फा टी इज लेस दैन 0। तो इसको थोड़े और खूबसूरत वे में लिखें, खूबसूरत तरीके से लिखें तो 6 अल्फा टी -12 लेस दैन 0 बोल सकते हैं। अब देखो ये हमें टी में क्वाड्रेटिक मिल गया, ये हमें टी में क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, टी में क्वाड्रेटिक। तो पूरा जब इक्वेशन लेस दैन 0 है, इसका मतलब क्या हमें होता है कि डी इज लेस दैन 0, क्या है, डी इज लेस दैन 0, और अल्फा भी क्या होता है, लेस दैन 0। इससे दो चीज हम पता कर पाते हैं कि नहीं, कि डी भी लेस दैन 0 है और अल्फा भी लेस दैन 0 होगा। इससे ये पता चलता है, इस स्टेटमेंट को देखकर इसको, है ना। तो डी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर -4ac, तो बी यहाँ क्या है, 6 अल्फा, तो 36 अल्फा स्क्वायर -4, ए क्या है, अल्फा, और सी क्या है, -12 इज लेस दैन 0। तो 36 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये 48 अल्फा इज लेस दैन 0। तो यहाँ से देखो 16 नहीं ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 6, 12 हो जाएगा आई थिंक कॉमन, 12 अल्फा। यहाँ से 3 अल्फा प्लस 4 कॉमन आएगा 0, तो यहाँ से 12 अल्फा कॉमन, ये आ गया +4 लेस दैन 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज लेस दैन 0, यानी कि 12 अल्फा लेस दैन 0, तो ये हो गया, और 3 अल्फा प्लस 4 इज लेस दैन 0, ठीक है। तो यानी कि अल्फा इज लेस दैन -4/3।
तो यहाँ से हम क्या चीज़ पता कर पाए, दो चीज़, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए होता है तो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों के बीच का। तो नंबर लाइन पे देखो, एक 0 है, एक -4/3 है, तो 0 इधर कर देते हैं, -4/3 इधर कर देते हैं। एक क्या है 0 से लेस दैन, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से लेस दैन इधर आ गया। दूसरा भी वही है लेकिन इंक्लूड नहीं है इधर, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, ये सब आ गया। कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो गया, अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमें कॉमन चाहिए था तो यहाँ एक सेकंड, ठीक है, तो यही होगा। कॉमन क्या हो जाएगा, -∞ से -4/3, तो यही सेट हो गया अल्फा का। कहीं गलती हुआ देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो, लेकिन ज़्यादा तक चांस है कि मिस्टेक नहीं हुआ होगा। सही है, ठीक है ना। तो अब तक हम क्वेश्चन देख लिए, मतलब कि कुछ PYQ देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ देखे हम अभी, है ना। अब क्या करें, अब चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और है ना, या फिर उस कुछ क्वेश्चन कर ले, क्या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये PYQ है, ठीक है ना। ये PYQ है, जेईई मेंस का है, काफ़ी इजी है, सिंपल है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो एक चीज़ तुम बताओ कि जब हम बात करते हैं A क्रॉस B का, तो हम क्या लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, यानी A और B के बीच में क्या एंगल है। तो इसी चीज़ को समझते हुए सिमिलरली बताना कि A क्रॉस B है ना, क्रॉस ऑफ वेक्टर C क्या लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C साइन थीटा, और थीटा यहाँ गिवन है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 है, दैट इज साइन 60। यानी कि हमें यही फाइंड करना है, ये चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। क्लियर है बात। अब एक चीज़ बताओ कि हमें A क्रॉस B चाहिए और ये चाहिए साइन 60, तो कांस्टेंट हो गया। तो A क्रॉस B हमारे पास इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमारे लिए सफिशियंट है। इससे हम A क्रॉस B यानी उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यानी कि अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का टेंशन रत्ती भर भी नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, यानी क्वेश्चन में वेक्टर A और वेक्टर B गिवन है। हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए फाइंड कर लेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो जाएगा। अब हमें टेंशन किसका लेना है, किसकी जिम्मेवारी लेनी है, वेक्टर C की, क्योंकि यदि हमें वेक्टर C मिलेगा तब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और वेक्टर C हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन है। गिवन है क्या, नहीं गिवन है। हाँ, लेकिन वेक्टर C फाइंड करने के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे एक इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है इक्वल टू 2√2 है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ना कि स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो जब दोनों साइड तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 2√2 का स्क्वायर दिखेगा या नहीं, तो दिखेगा तो बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, अच्छा है। देखो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या कुछ उस तरीके से दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है। तो इसको तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB यानी वेक्टर A डॉट C। ये सबको पता होगा कि A डॉट C इक्वल टू C डॉट A होता है। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस साइन लगता है, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता है, ऑलरेडी हम डॉट प्रोडक्ट में इसे कर चुके हैं। यही इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, हाँ या ना, सब क्लियर है। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A तो निकाल सकते हैं भाई, क्या चीज़ होगा वो 36 +1 +1, और इसका स्क्वायर चाहिए
टू डॉट ए डॉट सी निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे भाई निकालना क्या है, वो तो ऑलरेडी गिवन है कि ए डॉट सी जो है कुछ इस तरीके से है तुम्हारा, यानी कि 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 8 है। सही बात है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ से तो 36 37 38 हो जाएगा, 30 अंडर रूट 38 का स्क्वायर 38 हो जाएगा, माइनस 12 वेक्टर सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, और ये -8 इधर कर देते हैं इक्वल टू 0। अब हम इसको कॉपी करते हैं, अरे यार, और हम चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है अब कि हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ आ गए हम, तो इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व क्या करना है, सी का स्क्वायर माइनस 12 ऑफ वेक्टर सी, अब ये देखो प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ सी में हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये क्या है, ये एक स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू है। स्केलर कहने का मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू में किस तरीके से स्क्वायर, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक बन रहा है या क्या बन रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अब बात ये आता है ना, कि भाई अब हम आगे क्या करेंगे। तो अच्छा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का जो दे रखा है ना क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ये वैल्यू या तो 6 हो सकता है या उसके बड़ा हो सकता है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो हमें पता नहीं है। तो जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी नहीं पता है तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्स है लेट, ठीक है। तो लेट हम मान के चलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू एक्स, क्योंकि भाई नहीं पता है हमें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ बी, तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4ac है ना, डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ से 12 प्लस माइनस अंडर रूट ये 144 माइनस 120 बाई 2, तो यहाँ से 12 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 2, ठीक है ना, बाई 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 6 जा, तो 2√6 बाई 2। यहाँ से ये देखो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 6 होगा ये। अच्छा 24 का यही होगा ना, पहले तो ये देखो माइनस किए तो 4 24 आया, 24 को करेंगे तो 2 12 जा, फिर 3 4 जा, तो 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 2√6, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ऐसे होगा ये। तो हमारे पास कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू आया। अच्छा अब कुछ स्पेसिफाई भी किया है क्या कि जो मैग्नीट्यूड है सी का वो क्या है, 6 से या 6 से बड़ा है। तो यहाँ से हमें तो 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक 6 प्लस √6 है और दूसरा जो मिलेगा 6 माइनस √6। और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 6 का जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो क्या है, ग्रेटर देन 6 है या 6 के बराबर है। अच्छा ये आया क्या, ये x के बराबर आया हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ से जो आया है हमारे पास, ये हमारे पास x इक्वल टू आया है कि नहीं आया है ना। तो ये x इक्वल टू आया है, तो यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास 2 वैल्यू आया हुआ है, x इक्वल टू एक ये हो गया, x इक्वल टू ये हो गया। यानी कि हम x किसको माने थे, मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू एक वैल्यू जो आया 6 प्लस √6 आया,
और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का दूसरा जो वैल्यू आया 6 माइनस रूट 6 आया। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आया हमारे पास। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सी होता है। गिवन क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 6 है, तो ये हट जाएगा, ये होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये फॉलो नहीं कर रहा है जो गिवन है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 6 हो जाएगा आंसर। ये हो गई वैल्यू किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 की। लेकिन हमसे वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, हमसे ये चाहिए हमें। तो देखो भाई ए क्रॉस बी निकाल लो, तुम्हें आता है फाइंड करना इस तरीके से। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ऐसे, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, और बाकी ए बी सी का कोफिशिएंट लिख दो, यानी कि 6 1 -1। यहाँ लिखोगे तो आई का 1, जे का 1, के नहीं है तो 0। सॉल्व कर लो, यहाँ पुट कर देना उसको, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो आ ही गया। ये कहाँ गया, ये वाला, इसको यहाँ पुट कर दो, और बाकी साइन 60 क्या होता है, √3/2 हो जाएगा ना। अब कर लोगे तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर, ये भी जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये भी PYQ था। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब इसको यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम STP और BTP कवर करेंगे, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हमारा ये खत्म हो गया रहेगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर चुके होंगे, वेक्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में रहने देते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।